नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें कि आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें तथा बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं और मास्क अवश्य पहनें और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले और अपने घर में ही रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और हमारा आज का लेक्चर है मध्य प्रदेश का इतिहास भाग 4। तो कल जो कि हम मध्य प्रदेश के कुछ स्थल पढ़ रहे थे उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम जो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं जो कि कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में स्थित है। अब बात आ जाती है कि इसके निर्माण की बात, कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण वीरसेन नामक मंत्री ने किया था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री हुआ करता था। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ पर कुल 20 गुफाएं हैं, टोटल 20 गुफाएं हैं, जिनका अगर संबंध देखा जाए तो इन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से और जैन धर्म से इनका संबंध देखा जाता है। अब बात कर ली जाए कि कौन कौन सी गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और किन किन का हिंदू धर्म से संबंध है। तो जो गुफा नंबर 1 है और गुफा नंबर 20 यानी कि पहली और आखिरी जो गुफाएं हैं, इन दोनों गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और जो शेष बची हुई 18 गुफाएं हैं उन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से संबंधित है। चूँकि 20 गुफाएं हैं तो अब हम कुछ गुफाओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जिनके बारे में हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम गुफा नंबर 1 की बात करें तो जो प्रथम गुफा है उस गुफा को जानते हैं हम सूरज गुफा के नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगली गुफा की ओर बढ़ते हैं और गुफा नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इस गुफा में एक शिवलिंग स्थित है और इसी शिवलिंग के कारण इस गुफा को बीन की गुफा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि गुफा नंबर 1 को हम सूरज गुफा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार अगर गुफा नंबर 4 की बात की जाए तो गुफा नंबर 4 को हम बीन गुफा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गुफा नंबर 5 की अगर बात की जाए तो गुफा नंबर 5 में वराह अवतार, जो कि भगवान विष्णु का वराह अवतार था, उस अवतार की प्रतिकृति या प्रतिमा यहाँ पर दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गुफा नंबर 13 की। तो गुफा नंबर 13 में शेष नाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखाई गई है। दोस्तों, गुफा नंबर 13 में वही प्रतिमा दिखाई गई है जो कि हम अधिकांशतः टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, जिसमें कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु को शेष नाग के ऊपर लेटे हुए दिखाया गया है। वही जो प्रतिकृति है वो गुफा नंबर 13 में दर्शाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारी अगली गुफा है धमनार की गुफा। धमनार की गुफा जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अब अगर इसके प्राचीन नाम की बात की जाए तो पूर्व समय में इसे चंदनगिरी महाविहार के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि चंदनगिरी महाविहार के नाम से इसको जाना जाता था और वर्तमान में इसी गुफा को धमनार गुफा के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो अगर इस गुफा का संबंध देखा जाए तो इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ जाते हैं। इस गुफा की खोज कब व किसने की थी? तो इस गुफा की खोज 1821 में जेम्स टॉड नामक एक अंग्रेज ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस्लाम धर्म की 2 कब्र है। कितनी कब्र है दोस्तों? 2 कब्र है। और 2 कब्र है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इन कब्रों को बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। तो हो गया हमारा धमनार की गुफा के बारे में कुछ फैक्ट। आगे बढ़ जाते हैं और अगली गुफा की ओर देखते हैं या अगला स्थान देखते हैं।
तो अगला स्थान है धमोनी का दुर्ग, जो कि सागर जिले में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि पहला फैक्ट है हमारा कि यह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो चूंकि धमोनी और सागर जिले में स्थित है तो यह धसान नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य जो है वो गढ़मंडला के शासक राजा सूरत शाह द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और इस जो दुर्ग है या धमोनी का दुर्ग है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो अबुल फजल है, जो कि अकबर का एक सेनापति हुआ करता था, तो उसका जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला फैक्ट है, यहाँ झीरा नामक स्थान पर चंदेल कालीन शिव मंदिर में गणेश जी की ललितासन मुद्रा में प्रतिमा दर्शाई गई है। तो इसमें अगर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी हो तो सबसे पहली बात है कि धसोनी का जो माफ़ कीजिएगा धमोनी का जो दुर्ग है तो वह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वह धसान नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सागर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण गढ़मंडला के शासक राजा सूरत शाह ने करवाया था। इसका संबंध किस व्यक्ति से है, तो अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें से एक है अबुल फजल, तो उसका संबंध भी इसी दुर्ग से है, क्योंकि उनका जन्म इसी दुर्ग में हुआ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थान है नचना कुठार, नचना कुठार पन्ना। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो नचना कुठार है इसका संबंध शैव धर्म से है, और जब इसका धर्म शैव धर्म से है तो यहाँ पर अधिकांश मंदिर किसको समर्पित किए जाएंगे, तो यहाँ सारे अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित किए जाएंगे। यहाँ पर पार्वती मंदिर, रूपनी का मंदिर, तलीय मठ, लखुरा बाग और चतुर्मुख, चतुर्भुज नहीं है दोस्तों, ये चतुर्मुख मंदिर है। तो इस प्रकार हमारा जो है कि प्रमुख ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो समाप्त होते हैं। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में मौर्य वंश के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जो वंश है इसका संस्थापक कौन है, इसने कब इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। तो इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इनका सहयोग किया था, जो कि इनका जो साम्राज्य विस्तार है या साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, क्योंकि मौर्य काल से पहले वहाँ पर जो साम्राज्य था वो नंदवंश का साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो जो गुरु कह सकते हैं, जो चतुर व्यक्ति थे, चाणक्य, या इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो इनकी मदद से इन्होंने अपने जो राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य को विस्तार किया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला फैक्ट है, मौर्यकालीन साम्राज्य के साक्ष्य मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन स्थानों से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सौराष्ट्र, मालवा, अवंती सम्मिलित थे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो अवंतिका है, अवंतिका में तो जो सम्राट अशोक है उसको यहाँ का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य है वो सौराष्ट्र, मालवा और अवंतिका तक विस्तृत था। अब बात की जाए अंग्रेज लेखक जस्टिन की, तो जस्टिन जिन्होंने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स का नाम प्रदान किया गया था। आगे बात की जाए विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसका संबंध, इस किताब का संबंध मौर्य वंश से है, तथा इसी किताब में इन्होंने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसे वृषल शब्द या निम्न कुल का शब्द का उपयोग किया। और अगर इस किताब की बात की जाए तो यह किताब एक जासूसी की किताब हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि अगर बात की जाए तो आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व
जो बिंदुसार हुआ करता था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो उसके शासनकाल में सम्राट अशोक को अवंतिका का राज्यपाल बनाया गया था तथा अवंतिका को अपनी राजधानी बनाया। तो किसके समय में जो कि सम्राट अशोक है उसको उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था या अवंतिका का राज्यपाल बनाया गया था? तो सम्राट बिंदुसार के समय पर इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रूपनाथ कटनी तथा गुर्जरा दतिया का जो लघु अभिलेख है उसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शनी माफ़ कीजिएगा देवना प्रियदर्शनी का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न बन सकता है कि वह कौन से अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक या देवनाम प्रियदर्शनी उसका नाम मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपनाथ अभिलेख जो कि कटनी में स्थित है और गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला बिंदु है मध्य प्रदेश के संदर्भ में मौर्य वंश विदिशा वेशनगर में विस्तृत था। एक पौराणिक लेख कौन सा? महावंश के अनुसार विदिशा में अशोक का मिलन शक वंश के एक व्यवसायी की पुत्री कुमार देवी, जिसे हम श्रीदेवी के नाम से भी जानते हैं, से उनकी मुलाकात हुई या मिलना हुआ, जिसमें बाद में अशोक ने उनसे विवाह कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक की एक पत्नी जो कहाँ की थी? तो वो शक वंश की थी, शक वंश के व्यवसायी की पुत्री थी, जो कि जिनका संबंध वेशनगर या वर्तमान विदिशा से था। अब देखते हैं हम तो वैश्य टेगरी क्या है। तो वैश्य टेगरी के बारे में देखते हैं। तो वैश्य टेगरी जिसका संबंध सम्राट अशोक की पत्नी कुमार देवी से है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा ये पूछते हैं कि वैश्य टेगरी कहाँ पर स्थित है? तो वैश्य टेगरी उज्जैन में कानीपुरा नामक स्थान पर वैश्य टेगरी का निर्माण करवाया गया। तो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो सम्राट अशोक के द्वारा। किसकी स्मृति में करवाया गया? तो पत्नी कुमार देवी की स्मृति में करवाया गया। कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन के कानीपुरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो एक विशाल स्तूप है, इस स्तूप में सम्राट अशोक की पत्नी कुमार देवी के अवशेष संरक्षित किए गए हैं, यानी कि कुमार देवी के जो अस्थियां हैं वो यहीं पर संरक्षित करके रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? तो वैश्य टेगरी में रखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला फैक्ट है संघ भेद अभिलेख। अब संघ भेद अभिलेख कहाँ है और क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो संघ भेद अभिलेख जो कि सांची रायसेन में स्थित है, यहाँ से प्राप्त अशोक के संघ भेद में संघ भेद को रोकने के राजाज्ञा प्रदान करने हुए बताया गया है। यानी कि इन्होंने एक आज्ञा जारी की थी जिसमें संघ भेद को नकारा गया है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है तेमून स्तूप। तेमून स्तूप मध्य प्रदेश के अशोकनगर जो जिला है, वर्तमान में अशोकनगर जिला है में स्थित, अशोकनगर जिले में मथुरा और विदिशा को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग है। यहाँ मौर्य काल के 3 स्तूप मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इस स्तूप में, कौन से स्तूप में? तो तेमून स्तूप में कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त काल से संबंधित है, इसे शरदकालीन सूर्य की भांति माना गया है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला जो स्तूप है वह है देऊर कोठार का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। अब इसके बारे में यही पूछा जाता है कि इसका संबंध किस धर्म से है और ये किस काल से है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मौर्य काल से संबंधित है और दूसरी बात ये है कि इसका संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला है पनगुडारिया का स्तूप। कहाँ पर स्थित है? तो सीहोर में स्थित है। पनगुडारिया का स्तूप जो कि मौर्यकालीन लघु शिलालेख है। शिलालेख यानी पत्थर का बना हुआ लेख या पत्थर पर लिखे हुए लेख को हम शिलालेख कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला है कसरावद का स्तूप। कसरावद जो कि खरगोन जिले में पड़ता है। खरगोन जिले में इतबर्री
नामक टीले के उत्खनन से मौर्य काल के 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो कौन से टीले से और किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो इत्तबर्डी नामक टीले में जब उत्खनन कार्य किया गया तो वहाँ पर 11 स्तूप प्राप्त हुए, और वो स्तूप का संबंध किस काल से था? तो उन स्तूपों का संबंध मौर्य काल से था। आगे बढ़ते हैं, और सारोमारो की गुफाएं जो कि शहडोल में स्थित है, और इसका अंतिम फैक्ट है, इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक बृहदत्त था। तो इस प्रकार हमने जो मौर्य काल है या मध्य प्रदेश में जो मौर्य काल है, मौर्य काल से संबंधित सारी चीज़ें हमने समझ ली है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उन चीज़ों को भी देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मौर्य काल समाप्त होता है, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और अगला वंश जो कि हमारा आता है वो है शुंग वंश, या इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य काल के पश्चात मध्य प्रदेश के अधिकांश भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार हो गया। क्योंकि जब एक पक्ष कमजोर पड़ता है या उसका विनाश होता है तो कोई और दूसरी शक्ति वहाँ पर उदय होती है और वह अपना प्रचार प्रसार करती है। तो जिस प्रकार जब मौर्य वंश का पतन हुआ तब मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अगर कोई सी शक्ति या किसी वंश का उदय हुआ है तो वह था शुंग वंश या ब्राह्मण वंश। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित है, तथा शुंग वंश के शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। तो पहली बात तो ये बच जाती है कि शुंग वंश का जो वंश है इसका संबंध किस जगह से है? तो उज्जैन से है। इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो कि वहां का प्रतापी राजा था, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग था। ठीक है दोस्तों, कौन? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग था। और आप लोगों ने एक नाटक का नाम सुना होगा, मालविका अग्निमित्रम, जो कि महाकवि कालिदास, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। और उसी मालविका अग्निमित्रम का जो मुख्य पात्र है या नायक है वह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र ही था। अग्निमित्र ने अपने पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में विदिशा में शासन किया। आगे बढ़ जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले या ब्राह्मण वंश में, शुंग वंश में जो अश्वमेघ यज्ञ है वो किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। यज्ञाचार्य कौन थे, अर्थात जिन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया वो कौन थे? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा यह दोनों यज्ञ संपन्न करवाए गए। आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है सतना जिले के उचेहरा में स्थित बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण और विकास पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग या 4 दीवारी का पुनर्निर्माण भी शुंग वंश के शासनकाल में ही किया गया था। तो इन्होंने एक तो सांची स्तूप की वेदिका या उसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब वेदिका या रेलिंग लगवाई या उसकी 4 दीवारी बनवाई। इसके बाद अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो भरहुत स्तूप का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। शुंग वंश के 8वें शासक काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में के 14वें वर्ष में ग्रीक राजा एंटियोलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया, जिसने विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो किसके शासनकाल में आया था? तो काशीपुत्र भागभद्र जो कि शुंग वंश का 8वां राजा था, उसके शासन के 14वें वर्ष में, मतलब जब उसको शासन करते करते 14 वर्ष हो गए, उस समय जो ग्रीक है उसका जो राजा है एंटियोलकिड्स, उसका राजदूत हेलियोडोरस यहाँ आया, और वह यहाँ आकर जो कि ब्राह्मण वंश था, और ब्राह्मण वंश जो कि भगवान विष्णु को काफ़ी मानता था, तो भागवत वंश मतलब भागवत धर्म को मानता था। तो जब हेलियोडोरस यहाँ आया तो वह भगवान विष्णु से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने उनके आस्था स्वरूप
उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया और वर्तमान में इसी गरुड़ स्तंभ को हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो गरुड़ स्तंभ का एक और नाम हमें क्या पता चल गया, तो खाम बाबा मतलब गरुड़ स्तंभ की ही हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गरुड़ स्तंभ को हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। तो जिन्होंने इसका निर्माण करवाया उसी के नाम पर इसका नाम भी इन्होंने क्या रख दिया, हेलियोडोरस स्तंभ। इसका संबंध भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो जो लोग या जो व्यक्ति भगवान विष्णु को मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह भागवत धर्म को या वैष्णव धर्म को मानते हैं। तो इसी प्रकार इस गरुड़ स्तंभ का संबंध भी किस धर्म से हो गया, तो इसका संबंध भागवत धर्म से हो गया या वैष्णव धर्म से हो गया। और अगर हम भागवत धर्म और वैष्णव धर्म की बात करते हैं, अर्थात हम किस भगवान की बात कर रहे हैं, तो हम भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गरुड़ स्तंभ से वासुदेव मंदिर के अवशेष और उसके होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात गरुड़ स्तंभ के माध्यम से हमें पता चलता है कि वासुदेव मंदिर भी एक मंदिर हुआ करता था। आगे बढ़ जाते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, जो कि 73 ईसा पूर्व तक था। आगे बढ़ते हैं। और शुंग वंश के काल को आंध्र युग भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला जो वंश है वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे सिमुक। आगे बढ़ जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने विदिशा के शासक कणव को पराजित कर विदिशा पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब कि जो विदिशा के शासक थे कणव, उनको इन्होंने पराजित करके और यहाँ विदिशा पर अपना जो अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसके बाद में ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी था, जिसकी माता गौतमी बलश्री ने अनुपदेश यानी निमाड़, पूर्वी और पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी, तो गौतमी किनका नाम था, तो शतकर्णी की माता का नाम गौतमी था। और अगर बात की जाए कि वह कौन सा वंश था जिन्होंने मात्र सत्तात्मक वंश था, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं कि पितृ सत्तात्मक वंश होता है, लेकिन यह वंश था मात्र सत्तात्मक वंश था, जिसमें शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लिखता था। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलवाए गए थे। और अगर बात की जाए कि शीशे के सिक्के बनवाने के लिए जो सीसा नामक धातु है वो कहाँ से मंगवाई जाती थी, तो वह रोम से धातु मंगवाया करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान में देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने प्रारंभ की थी। तो अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कौन से वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान स्वरूप प्रदान की, तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला फैक्ट है, सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिन्होंने 130 से 154 ईसा पूर्व तक शासन किया, के सिक्के भेलसा यानी विदिशा और देवास से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है उनके सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक हो गया भेलसा और दूसरा हो गया देवास से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री शतकर्णी, जिनका शासनकाल था 165 से 193 ईस्वी तक, जिनके सिक्के विदिशा, तेवर जो कि जबलपुर को हम उस समय कहते थे, और देवास से प्राप्त हुए हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वह है, सातवाहन वंश के अन्य शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के त्रिपुरी या जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। तो हमें जबलपुर के दो नाम पता चले अभी। तो पहला नाम एक तो हो गया तेवर और दूसरा हो गया त्रिपुरी। ये दोनों ही जबलपुर के पुराने नाम हैं। और अधिकांश जो सातवाहन वंश के शासकों के सिक्के हैं वो हमें त्रिपुरी या जबलपुर से ही प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सातवाहन वंश के शासनकाल में ही खानदेश, जो कि बुरहानपुर को हम उस समय बोलते थे, में
आभीर वंश की स्थापना की गई थी। तो जब मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश का शासन चल रहा था उस समय खानदेश या बुरहानपुर में किस वंश का शासन था? तो आभीर वंश का शासन था। नासिक अभिलेख के अनुसार आभीर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा सातवाहन वंश का जो अंतिम फैक्ट है वो है आभीर शासकों ने निमाड़ और मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे जब सातवाहन वंश की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी तो आभीर वंश के शासकों ने धीरे धीरे अपना जो अधिकार क्षेत्र था उसमें विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जो निमाड़ का क्षेत्र था और मालवा का क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार कर लिया। सॉरी। अब हम अगले वंश की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का दूसरा शासक विम कड़फिसेस था, जिसके सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विदिशा से हमें इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क। इसने ही शक संवत जो कि 78 ईस्वी में चलाया था और वही शक संवत आज भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इस वंश के सर्वाधिक सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्राप्त होते हैं। अब अगर इस वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो इस वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, जिसके तांबे के सिक्के त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। और हमारा आज का अंतिम वंश है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम गुप्त वंश से स्टार्ट करेंगे। तो अंतिम वंश जो कि है नागवंश, नागवंश के बारे में देख लेते हैं। तो अगर नागवंश का संस्थापक की बात की जाए तो वृषनाग इसके संस्थापक थे, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में विदिशा में नागवंश की स्थापना की। तो नागवंश की स्थापना किस जगह पर की गई? तो विदिशा में की गई। आगे बढ़ जाते हैं। 1913-14 में बेसनगर विदिशा के उत्खनन में नागवंश के तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो इनके तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विदिशा से प्राप्त हुए हैं। इस वंश का अगला शासक भीमनाग हुआ, जिसने अपनी राजधानी विदिशा से पवाया या इसे ही पद्मावती या ग्वालियर में स्थानांतरित किया। तो ग्वालियर के हमें 3 नाम पता चल गए, कौन कौन से? पहला हो गया पवाया, दूसरा हो गया पद्मावती और तीसरा हो गया ग्वालियर। आगे बढ़ जाते हैं और इसके जो कुछ अन्य शासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नागवंश के जो अन्य शासक हैं उसमें है स्कंदनाग, बृहस्पति नाग, विभुनाग, रविनाग, भावनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग, गणपति नाग के सिक्के पवाया ग्वालियर से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में पवाया को ही पद्मावती के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में ग्वालियर का क्षेत्र है। इसके बारे में संस्कृत के कवि भवभूति ने अपनी रचना मालती माधव में वर्णन किया है। तो हमें पहला तो ये पता चला कि जो पवाया है या पद्मावती है या ग्वालियर है, इसका जो वर्णन है किनके द्वारा किया गया? तो संस्कृत के महान कवि भवभूति के द्वारा इसकी रचना की गई। और इसकी रचना या इसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है या किस रचना में किया गया है? तो उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है मालती माधव, उसमें इन्होंने इस वंश का वर्णन किया है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने यह लेक्चर एंजॉय किया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो जीके के अदर सब्जेक्ट हैं, जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और इसके बाद पॉलिटी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को हम एक के बाद एक पूरा कवर करेंगे। और अगर आप इन लेक्चर्स के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपको इनके PDF प्राप्त करवा देंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच।